सुल्तानपुर का बाजार सज चुका था। लोग सब्जियां और कपड़े खरीद रहे थे। तभी फेंकूराम गधे की रस्सी हाथ में लेकर बाजार के बीचों बीच आया और जानबूझकर रस्सी छोड़ दी। अरे दौड़ो रे दौड़ो, अनर्थ हो गया, मेरा चमत्कारी गधा भाग गया, कोई पकड़ो उसे, मेरा सोना देने वाला गधा भाग गया। बाजार के लोग जमा हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए बिरजू प्रवेश करता है। वो गधे को पकड़ लेता है। उसने रेशमी कपड़े पहने थे और अमीर व्यापारी का ढोंग कर रहा था। मूर्खों, हंस क्यों रहे हो? तुम सब अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे। मैंने इस नायाब गधे के बारे में सुना है। ये ईरान के शाह के अस्तबल से चुराया गया चमत्कारी गधा है। कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेहनत करके कमाते हैं और दूसरे वो जो मेहनत करने वालों की खाते हैं। अब ये कहानी दूसरे वाले लोगों की है। चारों ठग फेंकूराम, बिरजू, झपटू और लल्लन एक पुरानी बरगद के नीचे ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे जैसे पूरे गांव का कर्जा इन्हीं के सर पर हो। अबे कोई तो ग्राहक ढूंढो रे, पेट में चूहे दौड़ रहे, चूना लगा के। धंधा एकदम ठप है भाई। आज तो किसी की जेब में ढेला भी नहीं है। आदमी चाहे कितना भी होशियार हो, जब जेब ही खाली हो तो क्या खाक चुराए गांठ खोल के। सोच रहा हूँ कल से खेती शुरू कर दूं। साधु बना, पंडित बना, पर पेट तो सूखी रोटी को भी तरस गया। भेस बदल के। अरे बिरजू भाई, मैं सोच रहा हूँ खेती कर ही रहे हो तो क्यों ना एक बार सोना उगा कर देख लिया जाए। चुप कर फेंकूं, तेरी गप्पों से पेट नहीं भरेगा। कोई ढंग का काम ढूंढो, नहीं तो कल से भीख मांगनी पड़ेगी। ये लोग अभी रोना रो ही रहे थे कि दूर से घसीटने और चीखने की आवाज आई। सबने देखा कि उनका मास्टरमाइंड पप्पू एक मरियल गधे को घसीटते हुए ला रहा था। अरे आ भी जा मेरे बाप, क्यों मेरी जान निकाल रहा है? आजा, तुझे आज सोने की थाली में देसी घी के लड्डू खिलाऊंगा। बस एक बार मेरे पीछे चल। पप्पू गधे की रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से खींच रहा था। गधा पैर अड़ाए खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, ढेचू ढेचू। अबे पप्पू, ये क्या कबाड़ उठा लाया रे? घर में पहले ही 4 गधे बैठे हैं, इस 5वें भुखमरी के शिकार की क्या जरूरत थी? इसे देख के तो यमराज भी अपना रास्ता बदल ले, चूना लगा के। अरे लल्लन भाई, सही कह रहे हो। इसकी शक्ल तो मुझसे भी ज्यादा दुखी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बीवी मायके भाग गई हो और सारा दहेज भी साथ ले गई हो गांठ खोल के। पप्पू सच बता, किस जन्म का बदला ले रहा इस बेजुबान से? तुम सब के सब अकल के पैदल हो। ये गधा नहीं है, ये कुबेर का खजाना है। इसकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी अभी जेल से रिहा किया गया हो गांठ खोल के। तुम सब अपनी खोपड़ी बंद रखो। ये मामूली गधा नहीं है, ये हमारी गरीबी मिटाएगा। ये तो खुद अपनी गरीबी नहीं मिटा पा रहा। इसकी पसलियां तो बाहर झारक रही हैं, झूठ बोल के। पप्पू ने चारों को पास बुलाया। उसने गधे के कान बंद किए, फिर चारों के कान में फुसफुसाने लगा। ओ तेरी तो, ये तो तगड़ी स्कीम है गांठ खोल के। लेकिन ये खाएगा कैसे? ये तो सीधा मुंह भी नहीं खोल रहा, चूना लगा के। अब शुरू हुआ असली तमाशा। परात में आटा गूंथा गया। कहीं से सोने का इंतजाम करके पेड़ों में सोने के सिक्के डाले गए। बड़े बड़े पेड़े तैयार हो गए। अब बारी थी गधे के मुंह में डालने की, पर गधे ने भी कसम खा रखी थी कि जान दे दूंगा पर सिक्का नहीं निगलूंगा। पकड़ो रे पकड़ो, इसके दोनों कान पकड़ो। अबे मुंह खोल इसका। ये साला गधा या किसी ऊंट का जीजा मुंह ही नहीं खोल रहा है, चूना लगा के। मैं इसकी पूंछ मरोड़ता हूँ तो मुंह में पेड़ा ठूसो गांठ खोल के। फेंकू, ठूस पेड़ा अंदर, जल्दी। झपटू पूंछ मरोड़ता है। गधा दर्द से चिल्लाता है, ढेचू ढेचू। तभी फेंकूराम एक बड़ा सा पेड़ा उसके हलक में डाल देता है। खा बेटा खा, ये शाही पकवान है। राजा भोज भी तरसते इसके लिए, झूठ बोल के। गधे ने आव देखा न ताव। पेड़ा तो अंदर गया, पर उसने लल्लन के पैर पर अपना भारी खुर मार दिया। धड़ाक। हाँ दैया, मर गया रे, इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। के हटो, मैं इसके सामने नाचता हूँ। ये खुश होकर मुंह खोलेगा। बिरजू अजीब सा नाच नाचने लगता है। गधा उसे देखकर और जोर से लात चलाता है। नाच मत बिरजू, इसके पेट को दबाओ। 2 पेड़े और बाकी है, कब्र खोद के। लो, ये आखिरी वाला भी गया अंदर। बाप रे बाप, गधा है या कोई दानव?
आधा मन आटा और 10 सोने के सिक्के गधे के पेट में समा गए। गधा ऐसे हाँफ रहा था जैसे उसने कोई जंग जीती हो और हमारे चारों ठगों के कपड़े फटने को हो रहे थे। अगली सुबह सुल्तानपुर का बाजार सज चुका था। लोग सब्जियां और कपड़े खरीद रहे थे। तभी फेंकू राम गधे की रस्सी हाथ में लेकर बाजार के बीचों बीच आया और जानबूझकर रस्सी छोड़ दी। अरे दौड़ो रे दौड़ो, अनर्थ हो गया, मेरा चमत्कारी गधा भाग गया, कोई पकड़ो उसे, मेरा सोना देने वाला गधा भाग गया। अरे भाई सुबह सुबह कौन सा नशा करके आया है रे? ये मरियल गधा सोना देगा? ये तो ढंग से गोबर भी ना कर पाए। हाँ भाई, अगर ये सोना दे पाए तो मेरी भैंस कल से चांदी की सिक्के देगी। बाजार के लोग जमा हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए बिरजू प्रवेश करता है। वो गधे को पकड़ लेता है। उसने रेशमी कपड़े पहने थे और अमीर व्यापारी का ढोंग कर रहा था। मूर्खों, हंस क्यों रहे हो? तुम सब अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे। मैंने इस नायाब गधे के बारे में सुना है। ये ईरान के शाह के अस्तबल से चुराया गया चमत्कारी गधा है। भेस बदल के। बाजार में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब गधे को बड़ी गौर से देख रहे थे। कोई शक कर रहा था तो कोई तारीफें। अरे भाइयों, क्यों इस पागल के मुंह लग रहे हो? भला गधा भी कभी सोना हत्ता है? इसका मुंह तो देखो, शक्ल से ही चोर लग रहा है ये तो। तभी गधे के पेट में खलबली मची। कल रात का खाया हुआ आटा और सोने के सिक्के अपना रंग दिखाने वाले थे। गधा गोबर करता है। फेंकू राम तुरंत एक लकड़ी निकालता है और नाटकीय अंदाज में गोबर को टटोलता है। लो भाई, देख लो अपनी आंखों से, ये निकला पहला सिक्का। ओ तेरी, सच में सोना निकला? रुको, अभी और है। ये निकला दूसरा सिक्का और ये देखो तीसरा। बाजार में हड़कंप मच जाता है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। अरे मेरी सुनो, मैं अपना चालू बैल और 2 बीघा खेत बेचने को तैयार हूँ। ये गधा मुझे दे दो। मैं अपनी बीवी के सारे गहने गिरवी रख दूंगा, ये गधा मेरा है। अरे ओ व्यापारी भाई, मैं अभी के अभी इसके लिए 40 सोने की मोहर देने को तैयार हूँ। बोलो, सौदा मंजूर है? चूना लगा के। 40 क्या बे, हट पीछे। मैं इस चमत्कारी गधे के लिए 80 सोने की मोहर दूंगा। इसकी आंखों का नूर बता रहा है कि ये मामूली गधा नहीं है। गांठ खोल के। इसी भीड़ में खड़ा था शहर का सबसे बड़ा, सबसे कंजूस और सबसे लालची साहूकार सेठ करोड़ीमल। उसकी तोंद इतनी बड़ी थी कि उस पर 3 लोग ताश खेल लें। सेठ के दिमाग की बत्ती जली। सेठ ने सोचा कि अगर इसे भरपेट खिलाऊं तो 2 दिन में 100-200 सिक्के आराम से निकल लूंगा। ये मरियल गधा घास खाकर 3 सिक्के दे रहा है, तो अगर मैं इसे हलवा पूरी भरपेट खिलाऊं तो साला 2 दिन में 100-200 सिक्के आराम निकाल लूंगा। राजा से बड़ा महल होगा मेरा। सेठ आगे आता है और चिल्लाता है, हटो सब कंगालों, इस गधे की असली कीमत मैं लगाऊंगा। व्यापारी भाई, बोल कितने पैसे चाहिए? ना सेठ जी ना, मैं नहीं बेचूंगा। ये मेरा वफादार है, मैं इसे नहीं बेचूंगा झूठ बोल के। मैं 120 मोहर देता हूँ, चूना लगा के। मैं 180 मोहर दूंगा, अभी इसी वक्त। गांठ खोल के। नहीं नहीं, मैं इसके 200 सिक्के दूंगा। ये मेरा हुआ, कब्र खोद के। अरे ऐसे कैसे 200? मैं इसके 250 सिक्के दूंगा अभी के अभी, चूना लगा के। तुम सबकी ऐसी की तैसी, मैं पूरे 300 सोने की मोहर दूंगा। व्यापारी भाई, मना किया तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। हाय रे मेरी फुटी किस्मत। सेठ जी के रसूख के आगे मेरी क्या बिसात। ले जाओ सेठ जी, मेरी आंखों का तारा ले जाओ, पर याद रखना, इसे रोज सुबह देसी घी का पेड़ा खिलाना, तभी लक्ष्मी बरसेगी झूठ बोल के। सौदा पक्का हुआ। 300 सोने की मोहरों की भारी थैली लेकर चारों ठग 9-2-11 हो गए। उधर सेठ करोड़ीमल गधे को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले गया। रात भर सेठ ने गधे को 5 किलो शुद्ध घी के बेड़े खिलाए। सुबह हुई। सेठ पूरी बही खाता डायरी लेकर गधे के पीछे बैठ गया। चल बेटा, निकाल लक्ष्मी, आज तो तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। दोपहर हो गई। सेठ गधे के पीछे हाथ में कटोरा लेकर खड़ा था। गधे ने पूंछ उठाई। जोर की आवाज हुई।
भड़भड़ाक, और सेठ के कटोरे में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध बदबूदार गोबर गिरा, कोई सिक्का नहीं। अरे सिक्का कहाँ है? शायद अंदर फंसा होगा। सेठ गधे के और करीब जाता है, वो गोबर में सिक्के ढूंढने लगता है। गधा चिढ़कर अपनी दोनों पिछली लातें सेठ के मुंह पर मारता है। धड़ाक, सेठ के 2 दांत टूट जाते हैं और वो सीधे गोबर के ढेर में जा गिरता है। अरे रामू, इसको और खिलाओ, शायद सिक्के इसके पेट में ही अटक गए, जल्दी करो। उधर बरगद के पुरास में 5 ठग 300 सोने की मोहरें चबूतरे पर रखकर नाच रहे थे। भाई सेठ तो अब तक गोबर साफ कर रहा होगा चूना लगा के। अब समझ आया कि पप्पू भाई कल रात हमसे पेड़े क्यों खिसवा रहे थे। असली खेल तो पेट के अंदर था, गांठ खोल के। शाम के 5 बजे सेठ करोड़ीमल बही खाता और पीतल का कटोरा लिए गधे के पीछे बैठा बैठा थक चुका था। लक्ष्मी तो नहीं बरसी, पर गधे की लात से सेठ के 2 दांत जरूर शहीद हो गए। तभी मुनीम भागते हुए अंदर आया। मुनीम, कहाँ मर गया था? देख, इस मनहूस ने मेरी क्या हालत कर दी। रात भर में 5 किलो शुद्ध घी के पेड़े हजम कर गया, पर कटोरे में सिर्फ बदबूदार गोबर दिया। एक सिक्का नहीं निकला, उल्टा मेरी बत्ती सी ढीली कर दी। सेठ जी, कटोरे में सिक्का कहाँ से निकलेगा? मुझे तो लगता है उन व्यापारियों ने गधे पर कोई जादू टोना या तगड़ी स्कीम लगाई होगी, जो सिर्फ उन्हीं के सामने काम करती है। अबे चुप कर, काहे की स्कीम? मैंने अपनी इन सगी आंखों से देखा था। गधे ने पूंछ उठाई और 3 असली सोने के सिक्के टपके। वो मामूली गधा नहीं था। अरे सेठ जी, थोड़ा खोपड़ी का इस्तेमाल करो। गधा है, कोई बैंक का एटीएम नहीं जो सोना उगलेगा। थोड़ा समझने वाली बात है। क्या पता उन्होंने गधे के पेट में जबरदस्ती सिक्के ठूसे हों, गधा सिक्का पचा नहीं पाया और सुबह प्रेशर बनते ही गोबर के साथ सिक्के बाहर आ गए। मुझे तो लगता है वो व्यापारी नहीं, बहुत बड़े ठग थे। आपको चूना लगाकर 9-2-11 हो गए। ये सुनकर सेठ करोड़ीमल सन्न रह जाता है। उसे बात पूरी तरह समझ आ जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मुनीम को लगता है सेठ को दिल का दौरा पड़ेगा, पर अचानक सेठ के सूजे मुंह पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वाह भाई वाह, मान गए उस्तादों को। इस करोड़ी मल ने पूरी जिंदगी लोगों की खाल उतारी है। मैंने तो मरे हुए आदमी की जेब से भी ब्याज वसूल किया है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को चूना लगाया, पर आज पहली बार इस करोड़ी मल को टक्कर के ठग मिले हैं। क्या दिमाग लगाया सालों ने, गधी के पेट को ही तिजोरी बना दिया। सेठ जी, आपका दिमाग तो ठीक है। आपके 300 सोने के सिक्के डूब गए, दांत टूट गए और आप यहाँ उन ठगों की तारीफ में डूबे हैं। हुक्म दीजिए, हम अभी उन चालबाज ठगों की चमड़ी उधेड़वा दूंगे। वो जो भी हैं, ठग है, और ठगों की एक ही कमजोरी होती है, पैसा और नया शिकार। क्यों ना उनसे ठगी करने से पहले उनसे अपना काम निकलवाया जाए। मतलब? जा मुनीम, अपने गुप्तचरों को लगा। पूरे इलाके में उन्हें सजा का डर नहीं, बल्कि हाथ मिलाने और नए धंधे का लालच देकर मेरे पास ला। उनके दिमाग से मैं भोलाराम को लूटूंगा और अंत में भोलाराम का माल भी मेरा होगा, और इन ठगों को भी ऐसा तगड़ा चूना लगाऊंगा कि इनकी 7 पुश्तें ठगी भूल जाएंगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे वाह सेठ जी, क्या नहले पर दहला है। मैं अभी निकलता हूँ। सेठ ने अपने आदमियों को भेज दिया उन 5 ठगों का पता लगाने, लेकिन वो नहीं जानता था कि 5 ठग एक से बढ़कर एक महाठग निकलेंगे। उधर चारों ठग जंगल के पुराने खंडहर में बैठे अपनी कमाई उड़ा रहे थे। लड्डू, जलेबी, कचौड़ी सब चल रहा था। भाई अब अगली ठगी सोचो, ये पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा चूना लगा के। सही कहा, पैसा वही अच्छा जो दूसरे की जेब में हो, गांठ खोल के। मेरे पास एक आइडिया है, झूठ बोल के। तेरी आइडिया सुनकर हमेशा किसी न किसी की शामत आती है। भेस बदल के। सुनो, अगले गांव में एक सेठ रहता है। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा है। घोड़ा इतना बूढ़ा है कि चलते समय खुद सोचता होगा कि चलूं या यहीं मर जाऊं। फिर हम उसे उड़ने वाला घोड़ा बेचेंगे। तीनों कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहे। उड़ने वाला? हाँ। घोड़ा? हाँ। उड़ने वाला? हाँ। तू पागल हो गया है। पहले पूरी बात सुन, झूठ बोल के। तभी अचानक बाहर से घोड़े की टाप सुनाई दी। सब चुप हो गए। कोई खंडहर की तरफ आ रहा था। चारों ने झांक कर देखा। एक आदमी घोड़े से उतरा। अरे ये तो सेठ करोड़ी मल का मुनीम है। चारों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। मुनीम ने इधर उधर देखा, फिर जोर से बोला, बाहर आ जाओ। अबे हमें ढूंढ लिया। लगता है गधे ने सच उगल दिया, झूठ बोल के।
मैंने पहले ही कहा था वो गधा भरोसे लायक नहीं था। गांठ खोल के। अरे देखते क्या हो, भागो। भागने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत। सेठ करोड़ीमल ने तुम्हें बुलाया है। सेठ तुम्हें सजा देने नहीं बुला रहा, वो तुम्हारे हुनर से प्रसन्न हो गए हैं। वे तुमसे मिलकर एक बड़ी ठगी करना चाहते हैं। और अगर ना जाए तो भी बुलाया है। और अगर फिर भी ना जाए? तब सैनिक बुलाए जाएंगे। कुछ पल तक चारों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। वो भी चाहते थे कि अपने से बड़े ठग के साथ काम करें। अगले दिन सुबह सुबह पांचों ठग सेठ करोड़ीमल की हवेली पहुंचे। रास्ते भर उन्हें यही लग रहा था कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं। आखिर उन्होंने उसी आदमी को ठगा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मरे हुए आदमी की जेब से भी उधार निकाल ले। हवेली के अंदर पहुंचते ही चारों की आंखें फैल गईं। लेकिन सबसे अजीब बात, सेठ करोड़ीमल के पीछे वही गधा खड़ा था। और गधा चारों को देखकर ऐसा घूर रहा था जैसे पुराना हिसाब बराबर करना चाहता हो। अरे वाह, लगता है इसने हमें पहचान लिया, झूठ बोल के। पहचानता क्यों नहीं, हमने ही तो इसे जबरदस्ती सिक्के खिलाए थे गांठ खोल के। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये गवाही ना दे दे चूना लगा के। अगर गधे गवाही देने लग गए तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। भेस बदल के। सेठ करोड़ीमल मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दोस्ती वाली नहीं थी। वो वैसी मुस्कान थी जो बिल्ली चूहे को देखकर देती है। तो तुम लोग वही हो जिन्होंने मुझे सोना हगने वाला गधा बेचा था? कौन सा गधा? हम तो साधारण व्यापारी हैं, झूठ बोल के। अच्छा, और ये सिक्का क्या खुद चलकर उसके पेट में गया था? चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घबराओ मत, अगर मैं बदला लेना चाहता तो तुम लोग अभी तक जेल जैसी किसी जगह में होते। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं क्योंकि तुम में हुनर है। तो फिर काम क्या है चूना लगा के? काम बड़ा है, बहुत बड़ा। सेठ करोड़ीमल ने हाथ ताली की तरह बजाया। एक नौकर अंदर आया और एक बूढ़ा दुबला पतला बंदर लेकर खड़ा हो गया। बंदर इतना बूढ़ा था कि उसे देखकर लगता था कि वो खुद अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुका है। ये बंदर है या इतिहास? गांठ खोल के। इसकी तो आधी उम्र यादों में निकल रही होगी। भेस बदल के। यही हमारा अगला सोने का अंडा है। मतलब? इसे हमें खजाना खोजने वाला बंदर बनाना है। कुछ सेकंड तक पूरा शांत रहा। गधे वाला खेल समझ में आता था, लेकिन खजाना खोजने वाला बंदर चूना लगा के। ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गांठ खोल के। अकल के अंधो, स्कीम सुनो। हमारा शिकार है सुल्तानपुर का सबसे बड़ा और सबसे अंधविश्वासी जमींदार सेठ भोलाराम। भोलाराम को जमीन में दबे खजाने ढूंढने का पागलपन है। हम इस बंदर को चमत्कारी खजाना ढूंढने वाला बंदर बनाकर बेचेंगे। स्कीम तो तगड़ी है सेठ जी, पर यह बंदर खजाना ढूंढेगा कैसे? इसे क्या पता कि सोना कहाँ है? वही तो असली खेल है। हम सब मिलकर आज रात को ही गांव के मैदान में 5 अलग अलग जगहों पर मेरे खजाने से 5-5 सोने की थैलियां व मोहरे जमीन में गाड़ देंगे। इस बंदर को पहले से पता होगा, जहां हम बताएंगे वहां खोदना है। सुबह जब भीड़ के सामने ये बंदर मिट्टी सूंघ कर सोना निकालेगा तो भोलाराम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वाह सेठ जी, क्या दिमाग पाया है। भोलाराम तो सोचेगा कि बंदर के पास दिव्य दृष्टि है चूना लगा के। यही नहीं, तुम पांचों को सुबह बाजार में नकली सेठ और अमीर व्यापारी बनना होगा। जैसे ही बंदर पहला सिक्का निकाले, तुम लोग बोली बढ़ाना शुरू कर देना। कोई 500 मोहर बोलेगा तो कोई 800, ताकि भोलाराम जोश में आकर अपनी पूरी जायदाद दांव पे लगा दे। समझ गए? बिल्कुल सेठ जी, नकली सेठ बनना तो हमारा खानदानी पेशा है। गांठ खोल के। प्लान के मुताबिक आधी रात को सेठ करोड़ीमल और हमारे पांचों शूरवीर चुपचाप मैदान में पहुंचे। सेठ ने अपनी तिजोरी से भारी भरकम सोने की मोहरें निकाली और 5 अलग अलग गड्ढों में पबा दी, ताकि सुबह सबूत दिखाया जा सके। काम खत्म करके सेठ तो चैन की नींद सोने अपनी हवेली चला गया और ये पांचों अपने पुराने बरगद के नीचे आकर लेट गए। पर ठगों की खोपड़ी कभी सोती नहीं है। रात का समय था। बरगद के नीचे पांचों ठग सो रहे थे। अचानक पप्पू की आंख खुलती है। वो चारों को हिलाकर उठाता है। अबे उठो, ओए फेकू, झपटू, लल्लन, बिरजू, उठो सालो, किस्मत पुकार रही है। क्या है बे पप्पू, सुबह चूना लगाने जाना है, सोने दे चूना लगा के। अबे काहे का चूना और काहे का बंदर, तुम सब सच में अकल के पैदल हो। वो सेठ करोड़ीमल सुबह बंदर के चक्कर में हमें पुलिस के हवाले भी कर सकता है। क्यों ना हम नहले पर दहला मारे। कैसा नहले पर दहला भाई? साफ साफ बोल, गांठ खोल के। अरे मूर्खों,
सेठ ने अभी अभी हमारे सामने 5 जगहों पर असली सोने की मोहरें दबाई हैं। वो खजाना वहां सुबह तक सेठ का है। अगर हम अभी जाकर उसे निकाल लें तो वो हमारा है। बंदर वाला आइडिया काम करे ना करे, ये 5 सोने की थैलियों और मोहरें तो पक्की हैं। ओ तेरी की, पप्पू भाई मान गए तुम्हारी खोपड़ी को। सेठ सुबह बंदर लेकर ढूंढता रह जाएगा और वहां सिर्फ मिट्टी मिलेगी। तो फिर देर किस बात की? चलो अभी के अभी सारा माल साफ करते हैं और इस गांव से 9-2-11 होते हैं, झूठ बोल के। रात के ठीक 2 बजे थे, लेकिन यहाँ मैदान में हमारे 5 शूरवीर हाथों में कुदाल और फावड़ा लिए ऐसे घूम रहे थे। अबे पप्पू भाई, मुझे तो दूर झाड़ियों में कोई खड़ा दिख रहा है। कहीं सेठ के लट्ठे तो नहीं घूम रहे? अगर पकड़े गए ना तो सुबह का सूरज सिर्फ जेल की सलाखों से दिखेगा, चूना लगा के। अबे चुप कर डरपोक, वो लठैत नहीं सूखा हुआ पेड़ है। अपनी फटी आंखों को थोड़ा आराम दे और गड्ढा ढूंढ। जितना जल्दी माल निकलेगा उतनी जल्दी भागेंगे, गांठ खोल के। आवाज नीचे। मिल गया पहला गड्ढा। यहीं साले मोटे सेठ ने शाम को अपने मखमली हाथों से सोने की थैली दबाई थी। फेकू, निकाल कुदाल। फेकूराम और बिरजू फटाफट मिट्टी खोदने लगते हैं। जल्दी करो, अभी 4 जगह और बाकी है। मोहरे थैली में डालो और फेकू, अपना सीक्रेट हथियार निकालो। सीक्रेट हथियार? ये फेकू अपनी जेब में क्या छुपा कर लाया रे? ये है हमारा एंटी गोल्ड बम। सुबह जब सेठ का वो चमत्कारी बंदर यहाँ आके सोना ढूंढने के लिए मिट्टी सूंघेगा तो उसे सोने की गंध नहीं, सीधे केले का स्वाद मिलेगा। वाह रे फेंकू, तेरी खोपड़ी को तो तोपों की सलामी देनी चाहिए। बंदर खजाना छोड़कर केला छिलने लगेगा, गांठ खोल के। हंसो मत बे, अगले गड्ढे पर चलो। 5 भागकर दूसरे, तीसरे और चौथे गड्ढे पर जाते हैं। खटाखट मिट्टी खोदी जाती है, सोने की मोहरें निकाली जाती हैं और फेकूराम हर गड्ढे में पूरी वफादारी से एक-एक केला दफनाया जाता है। अरे भाई, इस आखिरी गड्ढे में तो कुछ ज्यादा ही माल दबाया सेठ ने। ये थली तो बहुत भारी है, चूना लगा के। अबे जल्दी खींच, सुबह होने वाली है, चिड़ियां चहकने लगी हैं। 5 मिलकर आखिरी थैली बाहर खींचते हैं। पूरी थैली और सोने की मोहरें और सिक्के उनके हाथ में आ चुके थे। लो सेठ जी, तुम्हारी स्कीम का तो हमने रायता बना दिया। सुबह जब आप जमींदार भोलाराम को लेकर आओगे तो बंदर सोना नहीं, सीधे केला मारेगा, झूठ बोल के। चलो भाई, अब इस सुल्तानपुर को आखिरी राम राम बोलने का वक्त आ गया है। इस सोने की पोटली को छुपाओ और यहाँ से सीधे जंगल के रास्ते दूसरे राज्य भागो। सेठ करोड़ीमल की छाती पर मूंग दलकर 5 ठगों ने पूरी 5 थैलियों सोने की मोहरों का खजाना साफ कर दिया। गड्ढों में सोने की जगह सिर्फ केले बचे थे और इन ठगों के दिमाग में अमीर होने के हसीन सपने। पर इन्हें क्या पता था कि अगली सुबह इनकी किस्मत में सोने के महल नहीं, बल्कि एक बुढ़िया की खौलती हुई गरम खीर लिखी थी। लो सेठ जी, सुबह तुम्हारा बंदर सोना नहीं, सीधे केला निकालेगा। सोना हाथ में आते ही 5 ठगों के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। वो रात भर जंगलों और कांटों के रास्ते भागते रहे। रात भर जंगलों और कांटों के रास्ते भागते भागते सुबह हो चुकी थी। 5 ठग 5 गांव पार कर चुके थे। हाथों में सेठ की सोने की भारी पोटली तो थी, पर पेट में भूख के मारे यमराज तांडव कर रहे थे। थकान ऐसी कि पैर आगे बढ़ने से साफ मना कर चुके थे। अबे पप्पू भाई, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। कहीं से खाना ढूंढो रे, चूना लगा के। सही कहा लल्लन, ये सोना बाद में खाएंगे, पहले सूखी रोटी तो मिले। ऐसा लग रहा है जैसे कलेजा मुंह को आ जाएगा। पास में कोई झोपड़ी ढूंढते हैं, गांठ खोल के। अरे सालो, होश में आओ। तुम लोग ठग हो या भूख के मारे पगलाए हुए भिखारी? पीछे मुड़कर देखो, सुल्तानपुर का वो दानव सेठ करोड़ीमल हमारे पीछे अपने लट्ठैत लेकर दौड़ रहा होगा। अगर यहाँ खाने के चक्कर में रुके तो वो सीधे हमारे मुंह का निवाला छीनेगा और हमारे दांत भी वैसे ही तोड़ेगा जैसे गधे ने उसके तोड़े थे। पप्पू भाई की बात में दम है, जान बची तो लाखों पाए। अरे बिरजू भाई, भागेंगे तो तब जब पैरों में जान होगी, झूठ बोल के। चुप कर फेकू। पप्पू भाई, थोड़ा रहम करो। सामने देखो, उस झाड़ी के पार एक झोपड़ी से धुआं निकल रहा है। पक्का वहां कुछ पकड़ा है। माल साफ करते हैं, पेट भरते हैं और फिर हवा हो जाते हैं। धिक्कार है तुम सबकी खोपड़ी पर साला भूख मुझे भी तगड़ी लगी है। ठीक है, चलो, लेकिन याद रहे, चुपचाप अंदर घुसना है, खाना चुराना है और तुरंत निकलना है। कोई होशियारी नहीं। सोने के लालच पर आखिर पेट की भूख भारी पड़ गई। 5 ठग दबे पांव उस अकेली झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे, जहां चूल्हे पर बुढ़िया की गरम गरम चावल की फीकी खीर उनका इंतजार कर रही थी। इन्हें नहीं पता था कि ये खीर उनका पेट नहीं भरेगी, बल्कि इनका काल बनेगी।
कई दिनों तक भूखे रहने के बाद बुढ़िया को आज बड़ी मुश्किल से बाजार से थोड़े से चावल मिले थे, जिसकी वो चूल्हे पर खीर बना रही थी। हे ऊपर वाले, बस अब और इम्तिहान मत ले मेरा। क्या गरीबों की पुकार तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? पूरी जिंदगी मांग मांग कर काट दे, पर इस बुढ़ापे में अब और लाठी नहीं उठती। पैर जवाब दे चुके हैं, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? इससे अच्छा तो मुझे अपने पास बुला ले, इस नर्क की जिंदगी से तो मुक्ति मिले। धड़ाम! वो भूख की वजह से खीर बनाते बनाते चक्कर खाकर वहीं गिर गई। उसका एक हाथ खुला हुआ आसमान की तरफ फैला था। ओ भाई साहब, क्या खुशबू है, और ये बुढ़िया तो सोई हुई है चूना लगा के। पांचों मिलकर पतीले की गरम गरम खीर पर टूट पड़ते हैं और पल भर में साफ कर देते हैं। खाते खाते बिरजू की नजर कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की तिजोरी पर पड़ती है। के अरे देखो, बुढ़िया की तिजोरी खुली है। लगता है किस्मत आज पूरी मेहरबान है। छोड़ना मत भाई, जो सामने आए साफ कर लो गांठ खोल के। लेकिन तिजोरी एकदम खाली होती है। जब वो वापस मुड़ने लगते हैं तो फेंकू रुक जाता है और सोती हुई बुढ़िया को देखता है, जिसका हाथ खुला हुआ था। यार एक बात बताओ, हम ठग जरूर हैं पर बेईमान नहीं है। इस बेबे की वजह से हमारा पेट भरा है। अब बेबे बेचारी सोई पड़ी है और सोते में भी उसका हाथ ऐसे फैला है जैसे वो खीर मांग रही हो। अगर हमने इसे खीर नहीं खिलाई तो हमारा ईमान मर जाएगा। अबे ओ दानी राजा, वो खौलती हुई गरम खीर से कैसे खिलाएगा चूना लगा के? कोई चक्कर नहीं है, कड़छी भरो और बेबे की खुली हथेली पर रख दो, सोते सोते ही चाट लेगी बेचारी। फेंकू खौलती हुई गरम खीर की करछी भरता है और बुढ़िया की हथेली पर छपाक से रख देता है। अरे दया रे, मर गई रे, जल गया। किसने आग रख दी हाथ पे? चोर, भूत, बचाओ रे। भागने का रास्ता नहीं था, इसलिए जो जहां था वहीं दुबक कर बैठ गया। झपटू ऊपर बने एक ऊंचे झरोखे में चढ़कर बैठ गया। लल्लन फटे हुए पर्दे के पीछे छुप गया। पप्पू चारपाई के नीचे घुस गया, जिसके चारों तरफ चादर लटक रही थी। बिरजू और फेंकूराम कोने में रखी खाली अनाज की टंकियों के पीछे छिप गए। चीख सुनकर पड़ोस के लोग लाठियां लेकर झोपड़ी में घुस आते हैं। क्या हुआ बेबे, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हो? कोई डाकू आया है क्या? अरे भाई देखो, मैं तो आराम से सोई हुई थी, पता नहीं कौन आया और मेरी हथेली पर खौलती हुई गरम खीर रख गया। मेरा पूरा हाथ जल गया। अरे बेबी, तुम्हारा दिमाग सकिया गया है क्या? भला कोई चोर आकर तिजोरी लूटेगा या तुम्हें गरम खीर खिलाएगा? तुम्हारा खुद का हाथ सोते में पतीले में पड़ गया होगा। नहीं रे, मैं सच कह रही हूँ। तिजोरी देखो खाली पड़ी है और मेरी हथेली पर कोई खीर रख गया। अरे तो फिर कौन रख गया खीर हाथ पे? हे भगवान, ये तो ऊपर वाला ही जाने आखिर खीर कौन रख गया। ऊपर झरोखे में बैठा झपटू डर के मारे कांप उठता है। उसे लगता है कि बुढ़िया ने उसे देख लिया है और ऊपर वाले से मतलब उसी से है। अरे बेबे, अकेले ऊपर वाला ही क्यों जाने, फिर नीचे वाला भी जाने गांठ खोल के। ये सुनते ही चारपाई के नीचे छुपा पप्पू घबरा जाता है कि पप्पू ने उसका नाम ले लिया है। अबे नीचे वाला क्यों जाने, जो पर्दे के पीछे छुपा है वो जाने, कब्र खोद के। लल्लन जो पर्दे के पीछे था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सालो, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? पर्दे वाला क्यों जाने, जो उस पार कोठी के पीछे छुपे हैं वो जाने, चूना लगा के। अरे भाई, हम क्यों जाने? खीर तो फेंकू ने रखी थी। जब पांचों बोलते हुए बाहर आए, तभी उन्हें समझ आया कि ये उन्होंने क्या कर दिया। फिर क्या था, पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी। गांव वाले लाठियां और डंडे निकाल लेते हैं। पांचों ठगों की ऐसी मरम्मत होती है कि सुल्तानपुर के बाजार की याद ताजा हो जाती है। पांचों ठग अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ाहट में सोने की थैलियां, 300 सिक्के और मोहरे वहीं जमीन पर छोड़ते हैं और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर सीधे जंगल की तरफ सिर पर पैर रखकर भागते हैं। अबे लल्लन, पोटली तो वहीं छूट गई गांठ खोल के। पोटली छोड़, पीछे लाठियां आ रही हैं, भाग। भागो रे भाई, सोना गया तेल लेने, पहले जान बचाओ चूना लगा के। गांव वाले उनके पीछे थोड़ी दूर दौड़ते हैं, पर ठग घने जंगल में गायब हो जाते हैं। झोपड़ी के अंदर बुढ़िया जमीन पर गिरी हुई भारी पोटली को उठाती है। जैसे ही वो इसकी गांठ खोलती है, अंदर से चमक चमाती हुई सोने की मोहरें, थैलियां, 300 सिक्के फर्श पर बिखर जाते हैं। ओह मेरे भगवान, ये क्या है? इतना सोना? मैंने तो जिंदगी में कभी चांदी का सिक्का नहीं देखा। हे ऊपर वाले, तू सच में सब देखता है। आज तक मैंने तुझसे सिर्फ बासी सूखी रोटी मांगी थी, पर तूने तो मुझे राजा बना दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। उधर जंगल के बीचों बीच पांचों ठग एक पेड़ के नीचे फटे कपड़ों और सूजी हुई टांगों के साथ ढह गए।
न पेट में खीर गई, न हाथ में सोना बचा, सिर्फ पछतावा और दर्द बाकी था। पांचों ठग हाँफ रहे थे। लल्लन गुस्से में फेंकू राम को घूरता है। सब इस फेंकू की वजह से हुआ है। साले ने कहा था शाही पकवान है, खुद तो फंसा ही, हमें भी सड़क पर ले आया चूना लगा के। अबे मैं अकेला क्यों फंसता? खीर तो तुम सबने भी दबाकर खाई थी ना। और वो ऊपर वाले की बात सुनकर खुद खिड़की से बाहर कौन कूदा था झूठ बोल के? अरे लड़ना बंद करो, हमें उस बुढ़िया के घर जाना ही नहीं चाहिए था। चुपचाप सीधे निकल जाते तो आज सोने के बिस्तर पर सो रहे होते। गांठ खोल के सब मिट्टी में मिल गया। सही कहा भाई, किस्मती खराब है, भेस बदलने का मौका भी नहीं मिला। भेस बदल के सिर्फ लाठियां मिली हैं। सेठ जी, अनर्थ हो गया। वो पांचों ठग गायब हैं। मुझे लगता है वो हमें धोखा देकर भाग गए। क्या भाग गए? मुनीम जल्दी चल मैदान की तरफ। मेरा वो खजाना जो हमने रात को गाड़ा था उसे देख। सेठ और मुनीम भागकर मैदान के गड्ढों के पास पहुंचते हैं। सेठ पागलों की तरह पहला गड्ढा। अरे मेरा सोना कहाँ गया? ये केला किसने बोया? सेठ जी, यहाँ भी केला है और यहाँ भी केला है। वो साले रात को ही हमारा असली सोना निकाल ले गए और उसकी जगह यहाँ केले दफना गए। हाय रे, लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को ठगा, पर आज मुझे समझ आया वो मेरे बराबर के ठग नहीं थे, वो तो मेरे भी बाप थे, महा ठग थे। अरे भाइयों, अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम झूठ बोल के? चुप करो सालो, हम दूसरों को चूना लगाते थे, आज किस्मत ने हमें ऐसा चूना लगाया है कि स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। अरे भाई लोगों, मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। हम वापस जाएंगे और सेठ को बोल देंगे सोना हमने नहीं चुराया, कब्र खोद के। भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? वापस जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है, भेस बदल के। अरे मेरे पास एक धांसू आइडिया है, तुम बस मेरे पीछे चलो। भाई खेल खत्म और पैसा हजम। जो सेठ करोड़ीमल सुल्तानपुर का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था, वो रातों रात पाई पाई के लिए कंगाल हो गया। और उधर जो बुढ़िया गांव की सबसे गरीब भिखारिन थी, वो भगवान की कृपा और इन ठगों की बेवकूफी की बदौलत रातों रात गांव की सबसे अमीर मालकिन बन गई। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले सेठ को खुद गड्ढे का केला मिला और दूसरों की जेब काटने वाले ठगों के हाथ सिर्फ पछतावा आया। इसी का नाम है जिंदगी। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी।